अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है और इस सज़ा के ऊपर दो राय पाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके हामी और एक जनरल राय ये है कि ये जो सज़ा है ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, ये फ़ैसला फ्रॉड है, आइन और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उसको चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया है और ये भी दावा किया जा रहा है कि इतना कमज़ोर है, इतने सुकम है इस केस के अंदर कि अपील में ये उड़ जाएगा फ़ैसला। लेकिन दूसरी जानिब ये राय भी सामने आ रही है कि सज़ा बनती थी, ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है और उसके बाद सज़ा हुई है तो बिल्कुल ठीक सज़ा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए, पार्टी इन जनरल, पार्टी कायद की तरफ से एक ऐसी फ़ज़ा कायम की गई जिससे केस में रुकावट का उनसर आता था। तो इसलिए इसके ऊपर ये जो नौबत आई है इसकी भी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही है। लेकिन यहाँ पर कानूनी सवाल के साथ साथ सियासी सवाल भी पैदा होता है, क्योंकि एक और साबिक वज़ीर आज़म को 10 साल की सज़ा होना और वो भी इलेक्शन से एक हफ़्ता पहले, इसको वोटर सपोर्टर किस तरह से डिसाइफर करेगा, वोटर सपोर्टर इसको किस तरह से सियासी मैदान में दिखाएगा या इसका असर लेगा, अपने तज्ज़ियाकारों से इसी के ऊपर राय जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल के ऊपर सुहेल वड़ायत साहब, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब और रीमा उमर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। उमर, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फैसले का सियासी फ़ायदा होगा या नुकसान? अलीना, एक तो बात जो पहले आप कर रही थी कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि कोई फ़ैसला जल्दी में किया गया है, और दूसरा ये है कि इमरान खान जो हैं वो भी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करते हैं और हमारे पास माजी की इस मामले में एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। तो लिहाजा बातें दोनों दुरुस्त हैं कि जो इमरान साहब हैं, इमरान खान, वो भी प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट करते हैं और इस दफ़ा अदालत ने भी बहुत ही जल्दी दिखाई है कि बजाय इसके कि वो मामला की हाई कोर्ट में लेके जाते, किसी और चक्कर में किसी और को वकील का बहाना करते, तो उन्होंने उसको रोकने का यही तरीका किया है कि जल्दी जल्दी फ़ैसला सुना दें। और बाकी ये है कि केस उनका स्ट्रांग था, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस पर कितनी सज़ा होनी चाहिए थी, ये सज़ा है या ठीक है या नहीं, ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये है कि केस उनका जो बातें थी वो एक बड़ा एक अहम केस था और बड़ा उन पे जो इल्ज़ामात हैं वो संगीन थे और काफ़ी हद तक वो एक प्रूवेबल भी थे। जहाँ तक बात आ रही है, आप जो बात कर रही हैं कि इसके असरात क्या होंगे, ओवरऑल मेरे ख्याल है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, मनफी असरात होंगे पीटीआई के हवाले से। इसका ये इसी तरह है, इस तरह के फ़ैसले जो हैं ये इसी तरह असरअंदाज होते हैं जिस तरह कोई एक बड़ा कोई पॉलिटिकल कोई क्योस आए या कोई इस तरह की चीज़ हो, तो हम कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है। तो ये जो इस तरह के फ़ैसले हैं ना, इससे स्विंग वोटर जो है ना वो क्रैश करता है। बेसिकली इस तरह के फ़ैसले जब होते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि जो एक डाई हार्ड सपोर्टर हैं कि जी वो आज भी कहते हैं जी कि मैं तो पहले नहीं जा रहा था, मैं तो अब जी वोट ज़रूर डालने जाऊंगा। वो अंडर कंसिडरेशन नहीं होते इस तरह के फ़ैसले करने वाले, इस तरह के फ़ैसलों के हवाले से जो भी मनसूबा साज होते हैं उनके ज़हन में वो लोग नहीं होते जो डाई हार्ड सपोर्टर होते हैं। ये एक जो एक स्विंग वोटर होता है जो कि एक वक्त के साथ अपनी समझ बदलता है, तो वो होता है। और उनके लिए ये एक फ़ैसला आया, बेसिकली पैगाम भी उनके लिए है कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी को तोशाखाना वाला केस भूल गया या बाकी जो अभी लीगल केसेस जो मामलात और चल रहे हैं वो अगर किसी के ज़हन में नहीं है और कोई ये समझता है कि कोई 8 मई को सूरत हाल बदल जाएगी, कोई इनकलाब आने वाला है, तो ऐसा नहीं है। 8 फरवरी को कोई इनकलाब आने वाला है, तो ऐसा नहीं है। तो यही है कि इसका एक इम्पैक्ट आता है ओवरऑल, जो एक राय अम्मा पर आता है, जो वोटर आता है। यानी कि आप यही देख लें जो अभी रिसेंट सर्वे आ रहे हैं कि कुछ देर पहले तक वो इमरान खान की फेवर में जा रहे थे, अभी वो नवाज शरीफ की फेवर में जा रहे हैं। वो ये नहीं है कि जो हम सोचते हैं कि हम बाज़ औक़ात बड़े डिसमिसिव होते हैं कि जी देखें जी सर्वे वाले जो है ना को डंडी मारते हैं। सर्वे वालों का अपना बिजनेस भी होता है और उनकी अपनी जो रेपुटेशन है वो भी एट स्टेक होती है। हम जो चीज़ नोट नहीं करते वो ओवरऑल जो पब्लिक साइकोलॉजी है उसको हम इग्नोर करते हैं कि जो भी यानी कि जब कोई बंदा ज़ेर ताब होता है तो उसको एक हमदर्दी का वोट भी जाता है।
लेकिन जिसकी लॉटरी निकल रही होती है, जिसके बारे में लोगों को ये तासुर होता है कि ये आए ही आए, अब जो है इसकी बारी है, अगली गवर्नमेंट इन्होंने बनानी है, तो उस तरफ भी बहुत सारा वोट जो है वो इस तरह एक नर्वसनेस में उधर भी जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला जो है ये ओवरऑल पीटीआई के अगेंस्ट जाएगा सियासी तौर पे। ये मैं एक इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ, उनको कोई इससे फायदा नहीं होने वाला है सच। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी अरीना में अब कोई वापस आता नहीं देखता या उस तरह से स्ट्रांग नहीं देखता, इस वजह से उनके मुखालिफ ज्यादा वोट पड़ेंगे या असर हो सकता है। हाँ, जो एक इनडिसाइसिव वोट है या जो स्विंग वोट जिसको हम कहते हैं, वो ज्यादा दूसरी तरफ चला जाएगा। अच्छा, इमरान खान से मुतल्लिक स्पेसिफिकली जरा अगर आप मुख्तसरन कह दीजिएगा, क्या आप समझते हैं कि बड़ा डेंट पड़ा है 71 साहब के खान साहब को, कि इसके बाद उनकी सियासत कहाँ पर खड़ी होगी? देखिए, इमरान खान जो है वो अभी तक उनकी जो भी एक जज्बा वो शो कर रहे हैं, वो इसलिए भी कर रहे हैं कि उनकी सारी तवज्जो जो है वो 8 फरवरी पर है, कि उनका ये ख्याल है कि हमने कोई चेंज आ जाएगी उस दिन, या एटलीस्ट ये है कि उनके वो अपने वोटर जो है उसको अपबीट किए हुए हैं। 8 फरवरी के बाद उनकी सूरत हाल भी डिफरेंट होगी, जब आपको पता चले ना कि अगले 5 साल किसी और के पास चले गए हैं और मैं जो है पाबंदे सलासल हूँ। और इसकी आप एक एग्जांपल ले लें मियाँ नवाज शरीफ की, कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो ज़्यादा उन पर एक क्रिटिकल सिचुएशन थी जब वो अपनी बेगम को डेथ बेड पे छोड़ के और अपनी बेटी को साथ लेकर आए थे, कि आपने खुद एक बंदा कोई इस तरह के मसाइब बर्दाश्त कर रहा होता है। कि मियाँ साहब को भी 10 साल की सज़ा हुई थी और फिर खान साहब की हुकूमत भी 5 साल के लिए आई थी, लेकिन ना तो वो 10 साल की सज़ा रही और ना फिर खान साहब की हुकूमत 5 साल रही। तो आगे चल के इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। रीमा, आपसे सियासी जो हमारा सवाल है वो तो आंसर देंगी आप, लेकिन कानूनी हम पहलू भी इसका समझना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो तनकीद हो रही है इस फैसले के ऊपर वो यही हो रही है कि कमज़ोर फैसला है, बहुत से सुकम है इसके अंदर, ख़ासकर ये कि किसी भी शख्स का राइट टू डिफेंस या फिर उसकी मर्ज़ी के वकला इतने एतराज़ात के बावजूद ना देना। इसको ज़रा हमें समझाइएगा, ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? जी शुक्रिया लीना। आपने रिएक्शंस की बात की। मेरा ख्याल है एक जो रिएक्शन आ रहा है जो इस जजमेंट को एक तरह से सेलिब्रेट कर रहा है या वेलकम कर रहा है, उसके पीछे जो बुनियाद है वो है रियल पॉलिटिक, के इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने एक बहुत हाई स्टेक्स गेम खेली और वो फेल हो गए। तो अब जो उसके असरात हैं वो उनको भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल एनालिसिस है, इसमें कोई आइन का, कानून का, जस्टिस का जिक्र नहीं है। इसको ये कहना कि क्योंकि ये रिस्पॉन्स है इमरान खान साहब ने जो किया इसलिए इसको हम फेयर कहेंगे, इससे मैं एग्री नहीं करती। ये जो बात है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में एवरीथिंग इज नॉट फेयर, अगर आप वो वॉर की बुनियाद बना के भी वो इकदाम उठाते हैं। ये मुझे इश्यू है कि लोग इसको वेलकम जो कर रहे हैं इस जजमेंट को, वो कानून आइन को लबादा बना के वेलकम कर रहे हैं, उससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। आपने प्रोसीजर की बात की, प्रोसेस की बात की, ये कोई टेक्निकलिटी नहीं होती कि आपके पास राइट टू डिफेंस होना चाहिए, आपके पास वकला होने चाहिए जो आपने खुद अपॉइंट किए हों, जो आपका दिफा करें। ये हमारे आइन में आर्टिकल 10A इसको प्रोटेक्ट करता है, ये फंडामेंटल राइट है। बट ये सिर्फ वाहिद चीज नहीं है कि आप चलें इसमें एक्सक्यूजेस ढूंढ लें कि इमरान खान साहब ताखीर कर रहे थे, उनके वकला जो हैं वो आ नहीं रहे थे। इसका एक पूरा हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। शुरू में पिछले साल ही आजम खान साहब जो हैं वो कई हफ्ते लापता रहे, उसके बाद उनकी एक स्टेटमेंट मीडिया में आई जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब पे बहुत से इल्जामात लगाए। अब हम देख रहे हैं अदालत में भी उन्होंने मिलता जुलता लेकिन कुछ अहम फर्क है इस बयान में और जो पहले स्टेटमेंट सामने आई थी, वो मेरे लिए एक बहुत सस्पिशियस चीज है। दूसरा, हमने देखा, आपने राइट टू डिफेंस की बात की, लेकिन सीक्रेट ट्रायल इसका हो रहा था, पहले इन कैमरा ट्रायल हो रहा था और उसको भी लोग जस्टिफाई कर रहे थे कि स्टेट सीक्रेट्स कैसे लोग आके देख सकते हैं ट्रायल, जबकि एक ओपन ट्रायल भी फंडामेंटल राइट्स में आता है और बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आप एक्सेस जो है पब्लिक का, फैमिलीज का, बाकी लोगों का जो है वो लिमिट कर सकते हैं। इसमें भी हमने देखा अपील्स हुई और वो एक तरह से एक्सेप्ट हुई, फिर बाद में बैक एंड फोर्थ होता रहा मामला। फिर हमने देखा कि
पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से ये प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की गई, 12-12, 14-14 घंटे की प्रोसीडिंग्स, ऐसा क्या मामला है, ऐसा क्या हो गया कि आपने इस हेस्ट के साथ ये प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की? फिर फाइनली डिफेंस की बात। सो ये सिर्फ एक चीज नहीं है जिसको आप जस्टिफाई कर सकेंगे, ये 4-5 चीजें हैं जो इकट्ठी दिखाती हैं कि ड्यू प्रोसेस जो है उसके जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं हुए, और इस पे अपील के बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स बनते हैं। लेकिन अलीना, सिर्फ ये इश्यू नहीं है, इश्यू सब्सटेंस का भी है। साइफर का जो पूरा मामला है ये बहुत ही पॉलिटिकली एक डैमेजिंग चीज थी। ये साइफर आया, इमरान खान साहब उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, उन्होंने दोनों को जोड़ा, लेट्स प्ले विद इट। उन्होंने पूरी एक साजिश बनाई जो झूठी थी। मीडिया पे बार बार ये बात जो है वो दोहराई जाती थी कि अमेरिका इमरान खान के आउस्टर के पीछे है। डॉक्यूमेंट्रीज बनी, बहुत से सहाफी हैं उनका नाम भी लिया गया कि वो इस कंस्पिरेसी का हिस्सा हैं। बहुत डैमेजिंग है। इमरान खान साहब ने अपने सपोर्टर्स को धोखा दिया, उनके साथ झूठ बोला। लेकिन अलीना, हर बुरी चीज जुर्म नहीं होती। पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब ने किया उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ऑफेंस था ही नहीं उस वक्त। हमने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में एक तरह से फोर्सफुली जो इमरान खान साहब ने गलत किया उसको हमने घुसाया एक तरह से कि ये इस पे एप्लीकेबल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो एंड रिजल्ट था वो ये हुआ कि जो आपका कॉन्डक्ट है, जिसको आप कह रहे हैं वो क्रिमिनल कॉन्डक्ट है, जो आपका कानून है जो उस क्राइम को डिफाइन करता है, उसके साथ मिलता ही नहीं है। बहुत बार इस शो पे मैं कानून पढ़ के आपको सुनाया है कि ये जो सजा हुई है ये सिर्फ मामला सजा का नहीं है, जुर्म की नौयत ही बदल जाती है कि आपने एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको दिया गया हो इन ट्रस्ट, आपने पब्लिक के साथ उसके कंटेंट्स शेयर कर लिए, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ जुर्म है। आपको एक डॉक्यूमेंट दिया गया हो इन ट्रस्ट, आपसे वो मिसप्लेस हो गया, ये बिल्कुल मुख्तलिफ जुर्म है, इसकी नौयत ही मुख्तलिफ है। लेकिन आपको कोई ऐसा खुफिया डॉक्यूमेंट दिया गया हो, आपने उसको किसी और दुश्मन मुल्क के इंटरेस्ट में इस्तेमाल किया हो, या आपने उसको हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के खिलाफ इस्तेमाल किया हो, या कोई ऐसा सीक्रेट कोड है जो आपने पब्लिक के साथ शेयर कर दिया हो, इन मामलात में सजा जो है वो लंबी है, 10 साल 14 साल उम्र कैद, फांसी की सजा। ये यहाँ पे किसी भी आप तरह से इस केस को देख लें, आप चार्जशीट पढ़ लें, आप जो आपके विटनेसेस हैं उनकी टेस्टिमनीज जो रिपोर्ट हुई है वो देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बेल की प्रोसीडिंग्स चली, सुप्रीम कोर्ट में चली, कहीं भी मुझे नहीं नजर आता कि ये आप केस कैसे बना सकते हैं। ये इसलिए सब्सटेंस पे भी और प्रोसीजर पे भी एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। और हमने एक तरह से जो पॉलिटिकली इश्यूज थे वो अब एक तरह से अंडरमाइन हो गए, क्योंकि पॉलिटिकली आपने जो इमरान खान साहब ने किया उसको पूरी तरह कंडेम करना चाहिए, उसका जवाब भी पॉलिटिकल एरिना में देना चाहिए। लेकिन कमजोर फैसला देके बीच में आप ले आए तो फिर आपने इमरान खान साहब को बेनिफिट किया, मुझे तो यही लगता है। और इमरान खान साहब की क्या बात है लीना, ओवरऑल आपने आइन को कमजोर किया, आपने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया, आपने इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी को कमजोर किया, क्योंकि नजर आ रहा है जो इल्जाम है वो एक पॉलिटिकल नौयत का है, उससे कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफेंस बनता नहीं है। और हम अक्सर देखते हैं लीना, जैसे अभी कासिम सूरी साहब की बात हो रही है, जो उनका इकदाम था वो भी बिल्कुल गलत था, आइन के खिलाफ था, लेकिन बात क्या हो रही है आर्टिकल 6 कि वो जो है वो सस्पेंशन या एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्हें भी सजाए मौत होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। पिछली दफा हमने इसको डिस्कस भी किया, आपने बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दिया। एक मेरा ख्याल है प्रोपोर्शन होना है, एक जुर्म और जो कॉन्डक्ट जो गलत है उसमें कुछ वो उनको कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए, फिर ही रूल ऑफ लॉ जो है वो अपहोल्ड होता है, फिर ही अकाउंटेबिलिटी अपहोल्ड होती है। ठीक है सुहेल वड़ायत साहब, क्या ये जो कमजोरियां छोड़ी गई हैं या छोड़ी जा रही हैं, क्या ये बाय डिज़ाइन है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल बाय डिज़ाइन तो कोई कमज़ोरी नहीं छोड़ता। मेरा ये ख्याल है कि जब आप किसी पॉलिटिशियन को आपने ये सोचा होता है कि भाई इसको नहीं आने देना, जैसे नवाज शरीफ के साथ हुआ, जैसे ये हो रहा है, तो बेसिकली तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है और पॉलिटिकल डिज़ाइन है, और इसके असरात भी पॉलिटिकल हैं। तो अदालती नुक्ता नज़र से तो ज़ाहिर है रीमा ज़्यादा बेहतर जानती हैं, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन बुनियादी बात तो यह है कि मैं तो इसको सियासी ऐनक से ही देखना चाहता हूँ। और सियासी ऐनक से डेफिनेटली चीमा साहब ने भी कहा, मैं भी सुबह पहले ये कह चुका हूँ कि जो फ्लोटिंग वोट होता है या वो वोट जो कि ये देखता है कि कौन जीत रहा है,
वो अब खान साहब के साथ नहीं रहेगा। लेकिन जो हार्ड कोर वोट होता है वो और पक्का हो जाता है, वो समझता है कि मुझे मेरे लीडर को इस वक्त मेरा साथ जो है वो ज़रूरी है। तो अलबत्ता ये फ्लोटिंग वोट जो है ये भी आपको पता है हल्के के अंदर 20 से 25% होता है, और ये वो देखता है कि कौन जीत रहा है, किसको एडवांटेज है और किसके आने का इम्कान नहीं है। लेकिन इस दफ़ा का जो इलेक्शन है जो मैंने पंजाब में देखा है और सुना है, वो बड़ा सिर्फ एक पॉइंट पे है। अगर उस इलेक्शन को आप देखना चाहें तो सिर्फ एक पॉइंट पे है कि पीटीआई का हामी कौन है और पीटीआई का मुखालिफ कौन है। पंजाब में सिर्फ इसी बुनियाद सिर्फ इसी बुनियाद पर इलेक्शन हो रहा है। तो इसलिए और जो इश्यूज़ हैं, ना मईशत है, ना खारजा पॉलिसी है, ना कोई सोशल पॉलिसी है, ना कुछ नहीं, किसी पॉइंट पे और जो है वो लोग सुनते तो होंगे लेकिन वोटिंग सिर्फ इसी पॉइंट पे होगी कि कौन इमरान खान का और पीटीआई का हामी है और कौन उसका मुखालिफ। अब अगर पॉइंट इतने नैरो डाउन हो जाएं तो उस वक्त फिर जो है वो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं। लेकिन जूं घेरा तंग हो रहा है पीटीआई के ख़िलाफ़, तो अब देखें ना, फ़र्ज़ करें आप सोचें कि जी पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? वो क्या पीटीआई जीतेगी? वो तो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे। आज़ाद तो बिलावल साहब बता चुके हैं कि क्या फिर उधर तो ये बुनियादी तौर पर तो लेकिन एक चीज़ सुहेल साहब, आपने कहा ना कि नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को इसका, लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अगर ऐसा है नहीं तो फ़ायदा भी होगा, फ़ायदा ये है कि उनका जो वोटर है वो और पक्का होगा, वो और उसका। लेकिन वो वाला वोटर जो स्विंग वोटर या अनडिसाइडेड है, वो ये नहीं देखेगा कि किस तरह से ज़ेर अताब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या हर फैसला किस तरह से, जैसे अभी हमने बात की फैसला तो खिलाफ आ रहा है, जो स्विंग वोटर होता है ना, स्विंग वोटर जो होता है ना, या जो फ्लोटिंग वोट, उसको ये चीज़ पुल नहीं करती, नहीं उसको वो मफाद देखता है। अच्छा। देखें, दुनिया में जितना भी वोट पड़ता है ना, वो उसकी बुनियाद एक ही होती है कि मेरा मफाद क्या है, और कोई वोट की बुनियाद नहीं होती। वोटर को ये मौका मिलता है कि वो अपने मफाद के मुताबिक फ़ैसला करे। अब सवाल यह है कि जो पीटीआई का हार्ड कोर है वो तो ये फ़ैसला करता है कि मेरा मफाद ये है कि मैं इमरान खान को वोट दूँ, लेकिन किसी का और मफाद है, किसी ने थाने में काम है, किसी को कचहरी में काम है, किसी ने नौकरी लेनी है और उसको पता है कि अगली गवर्नमेंट भी नहीं इमरान खान की आ रही, तो फिर जाहिर है वो जो फ्लोटिंग वोट है वो फिर दूसरी साइड पे चला जाता है। बड़ा ज़बरदस्त। सर, खान साहब अगर इंडिविजुअल पर्सनालिटी को हम देखें तो उनकी अब आपको सियासत यहाँ से आगे क्या नज़र आती है? देखिए, वैसे तो वो डिफाइंस पर अभी तक जो है आमादा हैं, और डिफाइंस जो है इससे आपका इमेज तो अच्छा रहता है, इससे आपका वोट बैंक भी बरकरार रहता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहाँ हाइब्रिड सियासत है, जहाँ के मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत भी ज़रूरी है, वहाँ आपको ज़रा डिफरेंट सियासत करनी पड़ती है, आपको लचक दिखानी पड़ती है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लचक ना दिखाएं, तो फिर भुट्टो जैसा हशर होता है, फिर आपको मुश्किलात जो हैं आपकी बढ़ती जाती हैं और आपके जो साथी हैं वो मुश्किलात में आपका साथ नहीं देते। आपसे खुल के पूछ लेती हूँ, 71 साल के खान साहब हैं और कितनी सियासी ज़िंदगी आप उनकी देखते हैं, और ये जो भुट्टो साहब वाला आप हवाला दे रहे हैं वो तो बड़ा ही सख्त, वो फ्यूचर देख रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ की तरह वो कम बैक कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि एक तो हालात बदल गए हैं, अब किसी को मौत के घाट उतारना या फांसी देना मुश्किल हो गया, सोसाइटी में अवेयरनेस आ गई है, और दूसरी तरफ जो देने वाले हैं वो भी कुछ समझदार हो गए हैं। लेकिन देखो, पहली तो बात यह है कि खान साहब का वोट बैंक कहीं नहीं जाने वाला। सियासी अरीना में खान साहब एज सियासी शख्सियत का कमबैक हो सकता है? जी देखें, वोट बैंक उनका रहेगा, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। हमने पीपल्स पार्टी का वोट बैंक देखा 77 से लेके। खान साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे? वोट बैंक तो रहेगा, खान साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं, खान साहब भी रहेंगे इंशाल्लाह, उनकी ज़िंदगी की दुआ करनी चाहिए। नहीं सर, वो तो ऑब्वियसली, लेकिन सियासत एक्टिवली कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये जानना चाह रही थी। नहीं, मेरा ख्याल है कि उनकी सेहत बहुत अच्छी है,
और उम्मीद ये है और उनकी आप सेहत के ऊपर लेके जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी बड़े तगड़े थे, सारे बोल रहे थे कि वो वापस सियासत में एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर आए नवाज शरीफ साहब। मेरा ये ख्याल है कि देखें जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी ना जो भी जी, तो उसके बाद हालात बदलेंगे। ठीक है, जब नई असेंबली आएगी और कुछ ना कुछ पीटीआई के भी वफादार जो हैं वो असेंबली में मौजूद होंगे, तो फिर एक नई पॉलिटिक्स होगी और किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए इमरान खान को लंबा जेल में रखना मुश्किल होगा। ओके जी, तो पिक्चर अभी बाकी है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सलीम साफी साहब का तज्जिया शामिल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ 10 साल सज़ा का फैसला आया है साइफर केस में। ये फैसला सियासी महाज के ऊपर उनको फ़ायदा देगा या नुकसान? अपने तज्जियाकारों के सामने ये सवाल रखा है हमने। साफ़ी साहब, आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं, किस तरह से इसको पर्सीव किया जाएगा? देखिए अलीना, किसी भी सियासतदान को जब सज़ा होती है तो मुझे उसकी खुशी में दुख होता है, वो कोई भी हो। तो मुझे इस सज़ा की कोई खुशी नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक दो सवाल पूछता हूँ। मसलन आप मुझे बताइए कि जो साइफर है वो क्या एक ऑफिशियल सीक्रेट है कि नहीं है? आप मुझसे जवाब भी चाहते हैं सर? जी जी, आपसे जवाब अच्छा, चाहिए। हम तो आपसे सीखने के लिए और सवाल करने के लिए बैठते हैं। नहीं, ये तो ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। अच्छा, वो जो साइबर है उसके तमाम मंदरजात आज आपको मालूम है या नहीं है? सवालिया निशान है, लेकिन कुछ से मुतालिक जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल है। अच्छा, ये सारे मंदरजात आप और मुझ तक किसके जरिए पहुंचे हैं? आप चाहते हैं कि मैं पूरा तज्जिया आपके लिए कर दूं? ने तो नहीं पहुंचाया। बेसिकली लीना, आप भी इस टाइम ऑन ट्रायल हैं, है ना? मुझे यही लग रहा है। साफी साहब मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं आज। नवाज शरीफ या जरदारी या सुहेल वड़ाई साहब ने तो नहीं पहुंचाए है ना। ये सारी उस साइपर में क्या क्या कुछ था, ये तो इमरान खान ने आपको पहुंचाया है ना। ठीक है। अच्छा, फिर आपने वो ऑडियो भी सुनी होगी जिसमें आजम खान और इमरान खान आपस में बात करते कहते हैं कि इससे खेलते हैं। ठीक है। और वो खेल की कुछ तफसील रीमा उमर साहिबा ने बता भी दी। तो अब आखिर इससे क्या नतीजे निकलते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन हुई थी या नहीं हुई थी? और अगर हुई थी तो फिर क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोई सज़ा है या नहीं है? इस पे बात हो सकती है कि सज़ा कम होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख़्याल में कॉमन सेंस ये कहता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई थी, उस साइपर के साथ खेला गया, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, उससे अपने मुखालिफ उसको बुनियाद बना के असम्बली में फवाद चौधरी ने जो करारदाद पेश की थी तो उसमें तमाम अपोजिशन वालों को जो अदम एतमाद को सपोर्ट कर रहे थे उनको आर्टिकल 5 के तहत गद्दार करार दिलवाने की कोशिश की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से। हम तो जब इस तरह का मौका आता है तो फिर वो बंदा हमारी नज़रों में मजलूम बन जाता है, लेकिन पहले हम ये नहीं देखते कि वो ख़ुद क्या कर रहे थे। इसी साइपर की बुनियाद पे असम्बली के अदम एतमाद की तहरीक के मौका पे इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी के ज़रिए करारदाद पेश करके तमाम अपोजिशन को गैर मुहब्ब वतन करार दिलवाने की कोशिश की थी। तो बहरहाल मेरे ख्याल में तो कॉमन सेंस ये कहता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई थी। अब मुकदमा कैसे चला है, कैसा नहीं चला है, उसमें तकाजे पूरे हुए हैं नहीं हुए हैं, वो मैंने न फॉलो किया है न मेरा सर। लेकिन क्या ये बड़ी अहमियत का हामिल नहीं था कि ड्यू प्रोसेस फॉलो हो? क्योंकि पनामा के वक्त भी हम यही मुद्दा उठाते थे कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, बहुत से कानूनी सुकुम है फैसले के अंदर, इसी वजह से सजा गलत है। सवालात आज भी हमारे दिलों में बहुत सारे एवन फील्ड अपार्टमेंट से मुताल्लिक, लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर था सर यहाँ पर भी। पानामा का केस, पानामा की खबर जिस बंदे ने दी थी वो ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, और उसमें और भी सैकड़ों लोगों के नाम थे। उसमें ये नहीं था कि 2-3 बंदों का काम था, लेकिन उनमें से नवाज शरीफ के अलावा किसी और के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया। ये मामला जिन अफराद तक महदूद था उसमें एक वादमाप गवाह बन गया
और बाकी लोगों ने 1-2 और उन्होंने उनके खिलाफ गवाहियाँ दी और 2 उसमें बराह रास्त जिम्मेदार करार दिलवा दिए गए। तो ये पानामा जैसा मामला नहीं था, पानामा से मुख्तलिफ था। अच्छा, इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऊपर से जज मुकर्रर नहीं किया गया है, बल्कि इसमें अब इमरान खान साहब के पास हाई कोर्ट में जाने के अपील का हक भी हासिल है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के अपील का हक भी उनको हासिल है, इसलिए दोनों का मुवाजना दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, सियासी उसके ऊपर आप मुझे बता दें, फिर मैं ये जो आपने पॉइंट्स उठाए इसके ऊपर डिबेट करना चाहूँगी। आई अंडरस्टैंड रीमा यू वांट टू से समथिंग, लेकिन सर सियासी तौर पर फ़ायदा होगा नुकसान तहरीक इंसाफ को, इस वक्त जो सेंटिमेंट बन रहा है जनरल? मैं उमर चीमा साहब की राय से इत्तेफाक करता हूँ, नुकसान होगा। जी, जाहिर बात है कि मोरल डाउन हो जाता है उनके फॉलोअर्स और वोटर का। ठीक है, एक छोटी सी जी सर, सॉरी, है कि भाई जल्दी उसने वापस नहीं आना है सियासत में। ठीक है, ज्यादा मूड में नहीं आज साफी साहब लंबी बात करने के। आज साफी साहब जो है ना वो सोहेल बड़ाई साहब की तरह बात कर रहे हैं ना। आज बड़ाई साहब ज्यादा लंबी बात की है, साफी साहब जो है वो रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, हमारे उनसे सीखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर मजीद बात करते हैं जी। हम बात कर रहे हैं साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन को सज़ा की। साबिक चेयरमैन नहीं है वैसे तो, अब चेयरमैन है फैसला उड़ने के बाद इलेक्शन कमीशन वाला। अच्छा रीमा, वापस आते हैं पॉइंट के ऊपर, ये जो अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि क्या मवाजना किया जा सकता है पनामा में जो सुकम रह गए थे और उसके बाद वो फैसला ओवरटर्न हुआ, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई और उसके बाद इस फैसले में भी क्लियरली ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, तो ये कितना मैटर करता है? अलीना, कुछ हमारी फेवरेट कंपैरिजंस हैं, हम पनामा से कंपेयर करते हैं, हम जजेस को जस्टिस मुनीर से कंपेयर करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हर केस की अपनी एक मुनफरिद होता है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको अलग से भी देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कन्विक्ट नहीं किया और अपील के जो मौके हैं वो हैं इमरान खान साहब के पास, शाह महमूद कुरैशी साहब के पास। लेकिन दूसरी बात यह है कि इलेक्शन सर पे हैं और हमारी जो पैनल है उसकी यही राय है कि पीटीआई को नुकसान होगा इसका। तो इलेक्शन से पहले ये सजा ट्रायल कोर्ट से भी अगर सुनाई गई है तो इसका ये कोई मेरा नहीं ख्याल एक जस्टिफिकेशन है एक कमजोर फैसले की कि बाद में ये अपील पे ओवरटर्न हो सकता है। इसके जो नुकसानात हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पीटीआई और इमरान खान साहब फेस करेंगे, अपील लगने और सुनने से पहले फेस करेंगे। दूसरी बात जो साफी साहब सवालात आपसे पूछ रहे थे, मेरा ख्याल है यही बात है, एक पब्लिक परसेप्शन में जिस तरह हम इस तरह के केसेस को देखते हैं और कानूनी तौर पे वो किस तरह के केसेस बनते हैं, अक्सर उसमें बहुत फर्क होता है। पॉलिटिकली मैं साफी साहब से एग्री करती हूँ, कॉमन सेंस आपको यही कहती है कि एक गलती हुई, एक ऐसी चीज थी जो एक स्टेट आपको एज प्राइम मिनिस्टर आपकी हैसियत में आपको एक डॉक्यूमेंट मिला, आपने उसके साथ केयरलेसली इस्तेमाल किया, आपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को डैमेज किया, आपने लोगों को बेवकूफ बनाया, आपने एक तरह से अपने पॉपुलिज्म, आपकी जो सपोर्ट थी उसको इस्तेमाल करके आपने साइफर के साथ खेला। लेकिन क्या वो जुर्म बनता है कि नहीं? साइफर क्या कोडेड था, डीकोडेड था? साइफर कब सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, कब नहीं रहता? इस पे अभी मजीद मालूमात की हमें जरूरत है कि किस तरह इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये केस एक बहुत मुनफरिद सा केस है। मुझे तो नहीं मालूम कि साइफर में क्या था। मैंने तो साइफर पहली बार तब पढ़ा जब कुछ मेरा ख्याल हफ्ते पहले एक पब्लिकेशन ने उसके जो कंटेंट्स हैं उसको पब्लिश किया। उससे पहले कोई पॉइंटर्स मिल रहे थे हमें, कुछ स्पेकुलेशन हो रही थी, लेकिन साइफर उस तरह से तो पब्लिक डोमेन में नहीं आया। तो क्या ये सीक्रेट जो एक डॉक्यूमेंट है उसकी जो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है उसकी खिलाफ वर्जी थी कि नहीं, इस पे बात हो सकती है। लेकिन अगेन अलीना, जो सजा है वो इस पे नहीं हुई, सजा इस पे नहीं हुई कि आपने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है उसके जो कंटेंट्स हैं उनको आपने पब्लिक किया हो। सजा इस पे हुई है और सिर्फ तभी सजा बनती है कि अदालत ने ये फैसला किया कि आपने किसी फॉरेन पावर के इंटरेस्ट में ये किया है, आपने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के से रिलेटेड वो मामला था उस पे आपने किया है, या तीसरा
आपने एक सीक्रेट ऑफिशियल कोड को पब्लिक किया है। इन तीनों में से तो हम सब जिन्होंने इस केस को फॉलो किया है, हमें भी शायद मालूम होगा कि ये तीन जो है सिचुएशन है यहाँ पूरी नहीं होती। सो अलीना, एक आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं आज सुन रही थी बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये तो पहली बार नहीं हुआ, अमेरिका में प्रेसिडेंट निक्सन जो है उनके साथ भी इंक्वायरी हुई थी, अभी ट्रंप साहब के साथ भी ये हो रही है अलीना, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ केसेस हैं। प्लीज इनको थोड़ा डिटेल में देखने की जरूरत है। ये लेजी कंपैरिजंस होते हैं कि ट्रंप के साथ भी यही हो रहा है। आपको पता भी है कि एलिगेशंस क्या हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। 30 बॉक्सेस प्रेसिडेंट होने के बाद, 30 बॉक्सेस जिसमें बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल स्टेट सीक्रेट्स थी, जिसमें आपके न्यूक्लियर कोड से रिलेटेड, आपकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे, वो आफ्टर ही वाज प्रेसिडेंट उन्होंने छुपा के रखे। अब इसको क्या आप इमरान खान साहब के इस साइफर से कंपेयर कर सकते हैं? वहां पे अभी भी मुकदमा चल रहा है, एक शफाफियत है जो हमें नजर आती है। आप क्या उसको साइफर ट्रायल से कंपेयर कर सकते हैं? प्रेसिडेंट निक्सन, वाटरगेट स्कैंडल क्या था, उसमें बर्गलरी, उसमें जो एक तरह से सर्वेलेंस, सीक्रेट जो टैपिंग होती है, वो ये सब मामला था पूरा, और उसमें भी निक्सन के खिलाफ इंक्वायरी हुई लेकिन सजा नहीं हुई उन्हें, बल्कि पार्डन। आपका पॉइंट आगे, मुझे प्लीज साफी साहब का जवाब लेने दीजिएगा। ठीक है अलीना, चले ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ कह रही हूँ ये डिफरेंट मामला थे, ये डिफरेंट मामला है, इनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, साफी साहब। देखिए, एक तो ये भी हमें देखना चाहिए कि ये केस बहुत पहले से शायद इसकी समाअत हो जाती और ट्रायल वो बर वक्त हो जाता, लेकिन हम सबको पता है कि कितने महीने तक बनीगाला में ह्यूमन शील्ड बना के इमरान खान साहब ने अपने आप को गिरफ्तारी से बचा के रखा। दूसरी बात ये कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, न ये बरतानिया है और न अमेरिका है। यहाँ जिस तरह के हम आवाम है, उसी तरह की अदलिया है, उसी तरह की बाकी चीज़ें हैं। इस केस में जान ज़्यादा है या कि जो उसका ड्रामा था मेमो गेट का, इस मुल्क में तो मेमो गेट जैसे ड्रामों की बुनियाद पे भी वज़ीर-ए-आज़म का और उनसे मुताल्लिक़ लोगों का जीना हराम किया गया था। ये तो एक ऐसी चीज़ थी। अच्छा, ये किसी और ने नहीं किया है, खुद न उमर चीमा ने ये किया है पानामा की तरह स्टोरी करके कि उन्होंने कोई साइपर का मामला निकाला हो, न किसी और जर्नलिस्ट ने निकाला था, न किसी जरदारी या नवाज शरीफ ने ये मामला निकाला था। ये सब कुछ उन्होंने खुद किया है। और उस वक़्त जो हम जैसे तालिब इल्म कहते थे कि भाई इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा कर पेश ना करो, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, तो उस पर हमें गालियाँ पड़ती थी। जब उन्होंने सफ़ेद कागज़ लहराया, मैं पहले भी यहाँ पे अर्ज़ कर चुका हूँ, और मैंने उसके बारे में कह दिया कि ये साइपर नहीं है, क्योंकि साइपर कलर तो वो होता है पीला होता है। तो अगले दिन से मुझे उस पर गालियाँ पड़ती रहीं। फिर आपने अपने साथ ऐसे लोगों को क्यों रखा था और उनके साथ मिल के साइपर से कहते रहे कि जो कल आपके खिलाफ वादमाप गवाह बने। इमरान खान के नवाज शरीफ से मुतालिक क्या कुछ नहीं किया गया फवाद हसन फवाद के साथ और अहद चीमा के साथ, लेकिन वो उनके खिलाफ वादमाप गवाह नहीं बने। और ख़ुद इमरान खान साहब ने हमारे पास क्या रिवायत जोड़ी है, उन्होंने मरीम नवाज की अरशद मलिक से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पे आर्टिकल 6 बहुत बड़ी चीज़ है, इसी तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने पाकिस्तान के कल्चर को खुद ऐसे किया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर बशीर मेमन को बुला के वो उनसे मुतालबा कर रहे थे कि जाओ और इन सब के खिलाफ मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ और फलां के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाओ। और यही आजम खान साहब भी उनके साथ मिल के बशीर मेमन को कन्विंस करना चाह रहे थे। तो हम जब तज्जिया करेंगे या अंदाजा लगाएंगे तो पाकिस्तानी माहौल में रह के हम बात करेंगे। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।